नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी दिल्ली दौरे पर है। राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट वो रखेंगे। विधायकों की बयानबाजी को लेकर तथ्यात्मक बात रखेंगे। अखबारों में छपे असंतुष्ट विधायकों के बयान भी सामने रखे जाएंगे। सभी बड़े अखबारों में छपे बयानों की कटिंग है जोशी के पास। किसने क्या बोला, ये तमाम बात प्रभारी के समक्ष रखी जाएगी। जोशी खुद के दिए गए बयानों को भी प्रभारी के सामने रखेंगे। तो चुनावों से पहले जिस तरह का गतिरोध अब देखने को मिल रहा है, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब ये बेहद अहम मुलाकात है मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और अजय माकन की। राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से आज मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट प्रभारी के सामने रखेंगे। विधायकों की बयानबाजी को लेकर भी तथ्यात्मक बात रखेंगे। वो अखबारों में छपे असंतुष्ट विधायकों के बयान भी सामने रखे जाएंगे। सभी बड़े अखबारों में छपे बयानों की कटिंग जोशी के पास है। किसने क्या बोला है, ये तमाम बात प्रभारी के समक्ष रखी जाएगी और जोशी खुद के दिए गए बयानों को भी प्रभारी के सामने रखेंगे। तो बेहद अहम मुलाकात ये आज होने जा रही है मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और प्रभारी अजय माकन के बीच, क्योंकि जिस तरह से विधायकों के बयान सामने आए हैं और विधायक के जो बयान है वो गतिरोध कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें दिखाई गई थी कि उपचुनाव से पहले एकजुट है कांग्रेस, सब एक साथ इस चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज कराएंगे इन चारों सीटों पर। लेकिन उससे पहले जो गतिरोध सामने आ रहा है, उसके बाद बेहद अहम मुलाकात ये है महेश जोशी और अजय माकन के बीच जो आज होने वाली है दिल्ली में। सभी सबूत, सभी जो बयान जो दिए गए हैं, क्योंकि आज के अखबारों के हेडलाइंस हैं, अखबारों में जो बयान है उसकी कटिंग भी महेश जोशी के पास है, जो वो सामने रखेंगे अजय माकन के। और इसके बाद जो बातें इस प्रकरण को लेकर महेश जोशी ने कही है, उसे भी वो सामने रखेंगे अजय माकन के। तो ऐसे में तमाम बातों का जिक्र और कह सकते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट है जो महेश जोशी अजय माकन के सामने रखेंगे और इससे लेकर दोनों के बीच में चर्चा होगी। इस लिहाज से बेहद अहम मुलाकात दोनों के बीच आज दिल्ली में होने जा रही है। आरएएस वीरेंद्र कुमार वर्मा निलंबित हुए हैं। डीओपी ने जारी किया इसे लेकर आदेश। जेसीटीएसएल ओएसडी के रूप में कार्यरत थे। रिश्वत प्रकरण में 6 मार्च को एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। न्यायिक अभिरक्षा में 48 घंटे 8 मार्च को हुए और 6 मार्च से निलंबन का आदेश यहां पर जारी किया जा चुका है। डीओपी प्रमुख सचिव रहेगा निलंबन के दौरान मुख्यालय। वहीं डीएस प्रिया बलराम शर्मा ने पत्रावली पर अनुमोदन किया है। तो इसे लेकर अहम आदेश है जो डीओपी ने जारी कर दिए। आरएएस वीरेंद्र कुमार वर्मा निलंबित कर दिए गए। डीओपी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। जेसीटीएसएल ओएसडी के रूप में वो कार्यरत थे, लेकिन रिश्वत प्रकरण में 6 मार्च को एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। न्यायिक अभिरक्षा में 48 घंटे 8 मार्च को हुए हैं। वहीं 6 मार्च से निलंबन का आदेश भी यहां पर जारी किया जा चुका है। डीओपी प्रमुख सचिव रहेगा निलंबन के दौरान मुख्यालय। वहीं डीएस प्रिया बलराम शर्मा ने पत्रावली पर अनुमोदन किया है। इधर लेफ्ट ने आईसी घोष को चुनाव में उतारा है। पहली बार सीपीआईएम ने जेएनयू छात्रा आईसी घोष को मैदान में उतारा है। बंगाल की जमुरिया सीट से लेफ्ट से लड़ेंगी चुनाव। पहली बार किसी छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष को यह टिकट दिया गया। पिछले साल जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद अपनाया था आक्रामक रुख और इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान इन्हें मिली थी। लेकिन अब इन्हें मैदान में उतारा गया है, यानी विधानसभा चुनाव के लिए। लेफ्ट से आईसी घोष यहां पर चुनाव में मैदान में नजर आएंगी। पहली बार सीपीआईएम ने किसी जेएनयू छात्रा आईसी घोष को मैदान में उतारा है और बंगाल की जमुरिया सीट से लेफ्ट से ये चुनाव लड़ेंगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष को टिकट दिया गया हो। पिछले साल जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद इन्होंने आक्रामक रुख अपनाया था और इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचान मिली थी। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में मैदान में नजर आएंगे आईसी घोष। तो बेहद अहम इस बार ये फैसला लिया गया, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि कोई मौजूदा अध्यक्ष हो, छात्र संघ अध्यक्ष हो, जिसे विधानसभा का टिकट दिया गया हो। हालांकि पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों को तो मैदान में नजर आए थे, चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। और बंगाल की जमुरिया सीट से लेफ्ट से चुनाव लड़ेंगी आईसी घोष। जेएनयू छात्रा आईसी घोष को मैदान में उतारा है और पहली बार सीपीआईएम ने ऐसा किया है, ये बड़ा फैसला लिया है। पहली बार किसी छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष को एक टिकट दिया गया है। पिछले साल जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद आक्रामक रुख अपनाया था आईसी घोष और इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक अलग पहचान मिली थी। लेकिन अब लेफ्ट के कैंडिडेट के रूप में उनकी पहचान होगी, क्योंकि लेफ्ट ने उन्हें जमुरिया सीट से मैदान में उतारा है। तो इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें अलग पहचान मिली थी, लेकिन अब एक और पहचान होगी लेफ्ट के कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि जमुरिया सीट जहां से लेफ्ट ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, मैदान में नजर आएंगी। चुनावी मैदान में अब देखना होगा कि किस तरह से ये फैसला सही साबित होता है लेफ्ट के लिए, जब ये जीत दर्ज करने में सफल हो सकेगी। लेकिन लेफ्ट ने आईसी घोष को चुना है इस सीट के लिए।
सनातनी आदिवासी मीना संस्था राजस्थान का कार्यक्रम है। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना डूंगरी में यह आयोजन किया गया है। आदिवासी समाज का सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास आज का विषय है। केंद्रीय इस्पात मंत्री कुलस्ते भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। तो सनातनी आदिवासी मीना संस्था राजस्थान का ये बेहद अहम कार्यक्रम अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना डूंगरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आदिवासी समाज का सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास आज का ये विषय है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री कुलस्ते भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। होने के नाते देश में आदिवासियों के साथ में जो शोषण हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी। लंबे समय तक अगर पूरे आजादी के बाद देखें इस कार्यकाल को तो लंबे समय कांग्रेस का समय रहा है। आदिवासियों की कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं बना, हमने जनजाति मंत्रालय बनाया। मैं पहला मंत्री हूं जो इस क्षेत्र में काम किया। फॉरेस्ट राइट्स के बारे में हमने कानून बनाया। तो ये हमारे पूर्वांचल के अंदर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग, उनके लिए यूनियन, ये हमारे एक हुनर मिनिस्ट्री हमने बनाया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए। तो हमने पूरे भारत के लोगों के लिए, जनजाति समाज के लिए, पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के लिए भी, और बाकी समुदाय के जो लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं। आज शिक्षा के बारे में आपको पता होगा, इस बार बजट में 750 ऐसे रेसिडेंशियल्स, एक क्लब मॉडल स्कूल हमने इस बार दिया है। हमने उस समय 2000 में शुरू किए थे, हमने केवल 100 एकलव्य आदर्श विद्यालय से। 10 साल में कांग्रेस का यूपीए ने कोई काम नहीं किया जिसको लेकर आज हम फिर उसमें बढ़ोतरी किए। तो इसलिए अगर आदिवासियों के वास्तव में शुभचिंतक अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं। कहीं भी किसी प्लेटफार्म में सरकार के अंदर भी इस लड़ाई को लड़ते हैं, सरकार को भी कहते हैं, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जहां भी अगर आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ में हम लोग लड़ते हैं। और इसीलिए जो मदद कर सकते हैं, मैं तो अपने इस 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में मैं देख रहा हूं, और इसीलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, देश में अगर आज विकास के क्षेत्र में तो ये भारतीय जनता पार्टी एक आधार है। भगत जी, जिस तरीके से कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं कि आदिवासियों पर कह रहे हैं कि उनको अलग धर्म कोड की मांग करनी है, वहीं दूसरी तरफ सदन में ही कुछ कांग्रेस आप ये कहिए, अगर राजस्थान में कहते हैं तो विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए। गहलोत जी को कहना चाहिए कि एक प्रस्ताव भेजो, आप क्या आप चाहते हो, ये निर्णय कराना चाहिए। पब्लिक में बात करने से तो कोई फैसला होने नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था है। विधानसभा से पास करके भेजे हो, इसके बाद सरकार सोचेगी। लेकिन सदन में एससी जो विधायक हैं उनका कहना यह है कि कांग्रेस जो है अंदर सरकार जो है भेदभाव एससी के विधायकों के लिए, तो एक तरफ आदिवासियों का मुद्दा, दूसरी तरफ एसटी के विधायकों के साथ भेदभाव कहाँ वो कहाँ पे, जरा यहाँ पूछिए क्या हो रहा है। गहलोत जी से पूछिए कि क्यों अन्याय कर रहा है, क्यों भेदभाव कर रहा है। ये तो आप ही लोग बता रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि देखिए, आदिवासियों के लिए जो अच्छा हो सकता है, मैंने उदाहरण दिया, ये हम पूरे देश भर में हमने लागू किया है। और इसलिए चले बढ़ते आगे। ममता की सहानुभूति लहर रोकने की कोशिश में है भाजपा। सड़क पर लड़ने वाली ममता टूटे पैरों से चुनाव प्रचार करेगी। व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार का ऐलान करने के बाद भाजपा की चिंता बढ़ी है। भाजपा ममता के विक्टिम कार्ड को रोकने की अब यहां कोशिश कर रही है। नंदीग्राम से पर्चा भरकर लौटते वक्त ममता का पैर टूट गया था। हालांकि जिस तरह से घटनाक्रम 2 से 3 दिन में पूरी तरह से घूमा है, उससे ममता की कुंद पड़ती चुनावी रणनीति को तेज धार मिली है। अब टूटा पैर ममता के लिए साबित हो सकता है सहानुभूति का मास्टर कार्ड, और इसे रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई नजर आ रही। सड़क पर लड़ने वाली ममता टूटे पैरों से अब चुनाव प्रचार करेंगी। व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार का ऐलान करने के बाद अब भाजपा की चिंता जरूर यहां पर बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता के विक्टिम कार्ड को रोकने की हर कोशिश कर रही है। नंदीग्राम से पर्चा भरकर लौटते वक्त ही ममता का पैर टूट गया था। हालांकि जिस तरह से घटनाक्रम 2 से 3 दिन में पूरी तरह से घूमा है, उससे ममता की कुंद पड़ती चुनावी रणनीति को तेज धार मिली है। अब टूटा पैर ममता के लिए साबित हो सकता है सहानुभूति का मास्टर कार्ड। बंगाल में भाजपा का जनाधार बनाने में संघ की भूमिका। शिव प्रकाश और अरविंद मेनन ने खड़ा किया है संगठन। संघ के प्रचारक शिव प्रकाश, पूर्व एबीवीपी नेता मेनन पर्दे के सामने पश्चिम बंगाल में प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, वही पर्दे के पीछे रणनीति तय करते शिव प्रकाश और मेनन। बंगाल के सह प्रभारी भी हैं भाजपा के सचिव अरविंद मेनन। तो एक
अहम रणनीति जरूर यहां पर बनाई जा रही है। बंगाल में भाजपा का जनाधार बनाने में संघ की भी भूमिका है। शिव प्रकाश और अरविंद मेनन ने यहां पर संगठन खड़ा किया है। संघ के प्रचारक शिव प्रकाश, पूर्व एबीवीपी नेता मेनन पर्दे के सामने पश्चिम बंगाल में प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पर्दे के पीछे रणनीति तय करते हैं शिव प्रकाश और मेनन। बंगाल के सह प्रभारी हैं भाजपा के सचिव अरविंद मेनन और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का जनाधार बनाने में संघ की भूमिका बेहद अहम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे विधायक नहीं, रावत के इस्तीफे से हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि भाजपा में अभी तक किसी भी सीएम की विधायकों की नाराजगी के चलते छुट्टी नहीं हुई। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, रावत के इस्तीफे के पीछे भी विधायकों का हाथ नहीं है। प्रशासन के मामलों में संघ को ज्यादा तवज्जो देने की वजह से रावत के इस्तीफे की चर्चा है, क्योंकि कट्टर प्रचारक रहे रावत का झुकाव संघ की तरफ ही रहता था। उत्तराखंड में रावत के इस्तीफे के बाद देश के भाजपा सीएम में भी ये मैसेज गया है। आलाकमान और संघ नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने का काम भी यहाँ पर कर दिया है इस घटनाक्रम में जो उत्तराखंड में हुआ, और वो कहीं ना कहीं मैसेज पूरे देश के लिए जरूर था, भाजपा शासित राज्यों के लिए था, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे विधायक नहीं है ये कहा जा रहा है। रावत के इस्तीफे से हर कोई हालांकि हैरान रह गया था, क्योंकि भाजपा में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सीएम की विधायकों की नाराजगी के चलते छुट्टी हुई हो। जानकार सूत्रों के हवाले से इसे लेकर खबर है कि रावत के इस्तीफे के पीछे भी विधायकों का हाथ नहीं है। प्रशासन के मामलों में संघ को ज्यादा तवज्जो देने की वजह से रावत के इस्तीफे की चर्चा है, क्योंकि कट्टर प्रचारक रहे रावत का झुकाव संघ की तरफ रहता था। उत्तराखंड में रावत के इस्तीफे के बाद देश के भाजपा सीएम में भी यह मैसेज गया है। आलाकमान और संघ नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने का काम भी यहां पर कर दिया है इस घटनाक्रम में। राम मंदिर निर्माण में देरी से भाजपा चिंतित, यूपी में अगले साल चुनाव से पहले निर्माण कार्य पूरा करने की यहां पर कोशिश है, लेकिन निर्माण कार्य में देरी चिंता का सबब बन रही है। मंदिर निर्माण के जमीन के नीचे मिट्टी रेतीले निकलने से बड़ी है परेशानी, और कहा जा रहा है कि शताब्दियों से पहले इस जगह पर नदी की धारा बहती थी, और अब मंदिर निर्माण ट्रस्ट IIT विशेषज्ञों को बुलवाकर यहां पर जांच करवा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने भी 1 माह के बाद भी अपनी रिपोर्ट यहां पर दाखिल नहीं की है। अब शायद यूपी चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण हो सके, और इसी को लेकर चिंता यूपी बीजेपी में जरूर नजर आ रही है, जहां पर राम मंदिर निर्माण में देरी से भाजपा चिंतित है। यूपी में अगले साल चुनाव से पहले निर्माण कार्य पूरा करने की यहां पर कोशिश रहेगी कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हो उससे पहले मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, लेकिन निर्माण कार्य में देरी अब चिंता का सबब बन रही है। मंदिर निर्माण के जमीन के नीचे मिट्टी रेतीली निकलने से परेशानी यहां पर बढ़ी हुई है, और कहा यह जा रहा है कि शताब्दियों से पहले इस जगह पर नदी की धारा बहती थी। अब मंदिर निर्माण ट्रस्ट IIT विशेषज्ञों को बुलवाकर इस जगह की जांच भी करवा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने भी 1 माह के बाद भी अपनी रिपोर्ट दाखिल अब तक नहीं की है। अब शायद ही यूपी चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण हो सके। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय पर नजरें, सभी राजनीतिक दल निषाद समुदाय को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कुल जनसंख्या का 5% राजनीतिक प्रतिनिधित्व रखता है ये समुदाय, और सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने महत्व दिया था इसे। फूलन देवी के माध्यम से समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। हालांकि फूलन देवी की मौत के बाद भाजपा के पास वोट बैंक चला गया था। नदी अधिकार यात्रा से भी भाजपा की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ी है। यदि निषाद समुदाय ने रुख बदला तो कांग्रेस को यहां पर इसका फायदा मिल सकता है, यानी निषाद समुदाय अगर रुख बदलता है या अपनी पसंद को बदलता है तो नुकसान बीजेपी को हो सकता है, फायदा कांग्रेस को हो सकता है। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय पर अब नजरें टिकी हुई है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल निषाद समुदाय को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कुल जनसंख्या का 5% राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये समुदाय रखता है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने इसे महत्व दिया था। फूलन देवी के माध्यम से समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। हालांकि फूलन देवी की मौत के बाद भाजपा के पास वोट बैंक चला गया था। हालांकि नदी अधिकार यात्रा से भाजपा की भी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ी है। यदि निषाद समुदाय ने रुख अपना बदला तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। भाजपा के खिलाफ किसान नेताओं का अभियान, चुनावी राज्यों में भाजपा के विरोध में कल से छेड़ दिया है यह अभियान। इस दौरान भाजपा के खिलाफ बड़ी जनसभाएं किसान नेता करेंगे। अब तक पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसान पंचायतें हो रही हैं। अब राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, योगेंद्र यादव बंगाल में जनसभाएं करेंगे। किसान नेता भाजपा को वोट न देने की भी यहां पर अपील करेंगे कि भाजपा को वोट न दिया जाए, यानी भाजपा के खिलाफ किसान नेताओं का यह अभियान है। चुनावी राज्यों में भाजपा के विरोध में कल से अभियान छेड़ दिया गया। इस दौरान भाजपा के खिलाफ बड़ी जनसभाएं करेंगे किसान नेता। अब तक पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसान पंचायतें हो रही हैं। अब राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, योगेंद्र यादव बंगाल में जनसभाएं करेंगे। किसान नेता भाजपा को वोट न देने की भी यहां पर इनसे अपील करेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को नसीहत दी है। सरल भाषा में फैसले लिखने की नसीहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हिमाचल हाई कोर्ट के एक जज के फैसले का हवाला देते हुए यहां पर कहा कि ऐसी भाषा में फैसले नहीं लिखने चाहिए जिससे सिरदर्द हो जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि इस फैसले में लंबे लंबे वाक्य लिखे और हर कहीं कॉमा लगाया है। इसे पढ़कर हमारे तो सिर में दर्द होने लगा और टाइगर बाम लगाना पड़ा। दोनों जजों ने आम आदमी की भाषा में फैसले लिखे जाने की यहाँ पर सलाह दी है कि ऐसी भाषा में लिखा जाए ताकि आम आदमी इसे समझ सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को इसे लेकर नसीहत दी। सरल भाषा में फैसले लिखने की नसीहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हिमाचल हाई कोर्ट के एक जज के फैसले का यहाँ पर हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसी भाषा में फैसले नहीं लिखने चाहिए जिससे सिर दर्द हो जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि इस फैसले में लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं और हर कहीं पर कॉमा लगाया है। इसे पढ़कर हमारे तो सिर में दर्द होने लगा और टाइगर बाम लगाना पड़ा। दोनों जजों ने आम आदमी की भाषा में फैसले लिखे जाने की सलाह दी। केरल में बढ़ी है कांग्रेस की बेचैनी। केरल की जमीनी रिपोर्ट से कांग्रेस चिंता में है। सर्वेक्षणों में पिछड़ता दिख रहा है कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ। अंदरूनी उठापटक और भारी गुटबाजी से कांग्रेस की समस्या बढ़ी है। इसी कारण पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान में यहां देरी हो रही है। आलाकमान ने केरल के नेताओं को बुलाकर एकजुट करने की यहां पर कोशिश की। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर भी यहां पर असंतोष नजर आ रहा है। तो केरल में कांग्रेस के लिए बेचैनी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि केरल की जमीनी रिपोर्ट से कांग्रेस सब चिंता में है। सर्वेक्षणों में पिछड़ता दिख रहा है कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ। अंदरूनी उठापटक और भारी गुटबाजी से कांग्रेस की यहाँ पर समस्या बढ़ चुकी है। केरल में भी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है और इसी कारण पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान में यहाँ देरी हो रही है। आलाकमान ने केरल के नेताओं को बुलाकर एकजुट करने की यहाँ पर कोशिश की। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर भी इनमें असंतोष है। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर चंद्रशेखर को अंदाजा है पश्चिम बंगाल की चुनाव की रणनीति का। मूल रूप से वो रहने वाले हैं बंगाल से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के। वहां की राजनीतिक जमीन को भी भलीभांति समझते हैं चंद्रशेखर। बनारस और पुरुलिया के बीच है केवल 10 घंटे की दूरी। मार्क्सवादियों के गढ़ के तौर पर विख्यात रहा है पुरुलिया। वर्धमान जिले को लेकर चंद्रशेखर को टास्क भी दिया गया है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर, जो कि पश्चिम बंगाल को बेहतर तरीके से समझते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर को अंदाजा है कि पश्चिम बंगाल की चुनाव की रणनीति क्या है। मूल रूप से तो वो रहने वाले बंगाल से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और वहां की राजनीतिक जमीन को वो भली भांति समझते हैं। बनारस और पुरुलिया के बीच में दूरी केवल 10 घंटे की है। मार्क्सवादियों के गढ़ के तौर पर पुरुलिया हमेशा से विख्यात रहा है। वर्धमान जिले को लेकर चंद्रशेखर को टास्क भी दिया गया है और अहम दौरे पर पश्चिम बंगाल के हैं चंद्रशेखर। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर। दिसंबर में आशा की झलक के बाद फिर अंधेरा। देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिर नेगेटिव टेरिटरी में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए इसे लेकर आंकड़े। मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होने से 1.6% की गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर में 1% बढ़ गया था औद्योगिक उत्पादन। अब औद्योगिक उत्पादन में यह गिरावट दिखने लगी और साफ नजर आ रही है औद्योगिक उत्पादन में जो गिरावट हो रही है। दिसंबर में आशा की झलक के बाद अब फिर अंधेरा नजर आ रहा है क्योंकि देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिर से नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसे लेकर आंकड़े भी जारी किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होने से 1.6% की गिरावट देखने को मिली। वहीं दिसंबर में 1% बढ़ गया था औद्योगिक उत्पादन और अब औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दिखने लगी है। महंगाई की मार, आम जन लाचार। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह हल्ला बोल है। पीसीसी की ओर से प्रदर्शन किया गया। गैस की कीमतों का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से यह विरोध जारी है। तो महंगाई की मार जिस तरह से पड़ रही है, आम जन लाचार हो रहा है और महंगाई के खिलाफ ही कांग्रेस का अब यह हल्ला बोल है। पीसीसी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। गैस की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, इसका विरोध है। कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से यह विरोध प्रदर्शन जारी है, हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं प्रदर्शन की। पीसीसी की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गैस के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। आम जन परेशान। तो गैस की कीमतों का विरोध यहां पर किया जा रहा है। महंगाई की मार लगातार पड़ रही है, फिर वो चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हो। एलपीजी की कीमतों को लेकर ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसे वापस लिया जाए और इसी
के तहत ही प्रदर्शन ये किया जा रहा है। कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से विरोध प्रदर्शन है। पीसीसी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। गैस की कीमतों का विरोध है और सिंबलिक यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें बताने की कोशिश है कि पहले जब यूपीए की सरकार थी तब सिलेंडर के दाम क्या थे और मौजूदा हालात किस कदर बन गए कि महंगाई हो चुकी है, दाम दुगने हो चुके हैं, आमजन परेशान है, महंगाई की मार झेल रहा है आम आदमी और उससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही और ऐसे में इन दामों को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस प्रदर्शन के द्वारा कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसीसी की ओर से ये प्रदर्शन है। कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का ये विरोध प्रदर्शन पीसीसी की ओर से किया जा रहा है। गैस की कीमतों का विरोध, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि यूपीए सरकार में जहां 414 इसकी कीमत थी, आज एनडीए की गवर्नमेंट में 823 एलपीजी सिलेंडर की कीमत हो चुकी है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, लगातार और कई बार हमने देखा पीसीसी की तरफ से प्रदर्शन महंगाई को लेकर किया जाता रहा है और एक और प्रदर्शन जो अभी जारी है, पूरी जानकारी इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के जो पूर्व संयोजक है पंकज काकू, उनके नेतृत्व में जेडीएस सर्किल पे एक सांकेतिक प्रदर्शन हुआ है जिसमें एक बड़ा सिलेंडर रख के एक विरोध दर्ज कराया गया है और खासकर इस प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए हैं उनमें वो लोग भी है जो कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है, लेकिन उनको भी अभी महंगा सिलेंडर मिल रहा है। तो एक तरह से कहें कि जो सिलेंडर महंगे हुए हैं, रसोई गैस जो महंगी हुई है, उसके खिलाफ ये कांग्रेस का प्रदर्शन है जो यहाँ पे हुआ है जयपुर में। और पंकज काकू का ये कहना है कि आगे भी लगातार जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो जारी रहेगा ताकि केंद्र सरकार की जो है वो नींद खुले और गरीबों पे ध्यान दे, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के जो दाम है वो कम करे। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कीमतों को कम करे केंद्र सरकार, इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन है, हल्ला बोल है कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का। म्यांमार के जन आंदोलन से भारत भी सतर्क है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को इससे लेकर संदेश भेजा है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को सलाह दी गई है। म्यांमार की सीमा पर निगरानी बढ़ाने की ये सलाह है। म्यांमार में सैन्य तानाशाही के कारण हालात खराब हुए हैं, भारत में प्रवेश कर सकते हैं। म्यांमार के कई लोग, सीमावर्ती राज्यों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर के नाम नहीं है इसमें। 2016 में कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे गुलाम नबी आजाद और बब्बर। ये पत्र लिखने वाले G23 समूह के नेताओं में शामिल हैं और इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अलग अलग स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन जो पिछले चुनावों में स्टार प्रचारक थे उन्हें इसमें जगह नहीं दी गई है। उसमें नाम शामिल है राज बब्बर का, उसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल है जो पिछली बार तो स्टार प्रचारक की सूची में शामिल थे, लेकिन इस बार जो 30 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की आई है उसमें इनके नाम नदारद है। कोयम्बटूर दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कमल हासन। मक्कल नीधि मय्यम एमएनएम के अध्यक्ष कमल हासन है। एमएनएम शरद कुमार की पार्टी है। एआईएसएमके और आईजेके में गठबंधन हुआ है। कुल 234 सीटों में से 154 सीटों पर एमएनएम लड़ रही है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अभिनेता कमल हासन। तो ये राजनीतिक पारी चुनावी मैदान में पहली बार कमल हासन उतरे। कोयम्बटूर दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे एमएनएम से। तो ये कमल हासन पहली बार है जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अभिनेता कमल हासन। बता दें कुल 234 सीटों में से 154 सीटों पर एमएनएम चुनाव लड़ रही है और पहली बार विधानसभा चुनाव कमल हासन लड़ेंगे। एमएनएम शरद कुमार की पार्टी, एआईएसएमके और आईजेके में गठबंधन हो चुका है और अध्यक्ष है एमएनएम के कमल हासन। इधर तमिलनाडु की राजनीति में एक और न्यू कमर, करुणानिधि के सीट पर द्रमुक प्रत्याशी उदयनिधि स्टैलिन। द्रमुक नेता एमके स्टैलिन के पुत्र हैं उदयनिधि स्टैलिन। चेकाप ट्रिप्लेन सीट से चुनाव लड़ेंगे उदयनिधि स्टैलिन। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उदयनिधि। दिवंगत करुणानिधि की सीट से द्रमुक ने इन्हें टिकट दिया है और पहली बार चुनावी मैदान में है उदयनिधि स्टैलिन। करुणानिधि की सीट पर द्रमुक प्रत्याशी रहेंगे उदयनिधि स्टैलिन। द्रमुक नेता एमके स्टैलिन के पुत्र हैं उदयनिधि जो राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, शुरुआत कर चुके हैं। चेकाप ट्रिप्लिकेन सीट से चुनाव लड़ेंगे उदयनिधि स्टैलिन।
अजमेर रेल मंडल ने गौरव बढ़ाया है। ट्रेनों की समय पालना में अजमेर मंडल का देश में दूसरा स्थान है। रेलवे बोर्ड ने देश भर के मंडलों के ट्रेन संचालन की रैंकिंग जारी की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल की पंक्चुअलिटी रही है 99.30%। रांची मंडल की रही है 99.62%। पंक्चुअलिटी के साथ ही देश में अव्वल रहा है। जीएम आनंद प्रकाश ने अजमेर मंडल के अधिकारियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। कोटा बूंदी में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे लेकर चिंता जताई और कहा कि फसलों को नुकसान पर बिरला ने चिंता जताई। किसान बहुत मेहनत से अपनी फसल तैयार करता है और इस समय फसल तैयार खड़ी है। कुछ किसानों ने फसल की कटाई भी कर ली और ऐसे में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पीड़ादायक है। बिरला के निर्देश पर कार्यालय ने किया है कोटा बूंदी कलेक्टर से संपर्क। तो बिरला के निर्देश पर फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने को भी कहा है। ओम बिरला ने कहा है कि कितना नुकसान किसानों का हुआ है इसका आकलन किया जाए, लेकिन फसलों को नुकसान कोटा बूंदी में हुआ है ओलावृष्टि से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे लेकर चिंता जताई है। उन्होंने फसलों के नुकसान पर चिंता जताई और कहा कि किसान बहुत मेहनत से ये फसल तैयार करता है और इस समय फसल तैयार खड़ी है खेतों में। कुछ किसानों ने फसल की कटाई भी की है, लेकिन ऐसे में ओलावृष्टि होना, बारिश से फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि किसानों के लिए, हम सभी के लिए पीड़ादायक है। बिरला के निर्देश पर कार्यालय ने कोटा बूंदी कलेक्टर से संपर्क भी किया है। बिरला के निर्देश पर ही फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने को कहा गया है। तो आकलन यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिर किसानों का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ है वो पीड़ादायक है, ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ, बारिश भी यहाँ पर हुई है, तैयार खड़ी फसल हो खेत में और उसके बाद वो बर्बाद हो जाए तो ये बहुत ही बड़ा दर्द देती है, पीड़ादायक होती है। और ऐसे में उन्होंने निर्देश दिया है कि कोटा बूंदी कलेक्टर से संपर्क कार्यालय कर रहा है लगातार। बिरला के निर्देश पर फसलों को नुकसान का आकलन करने को भी कहा गया है कि आखिर इससे नुकसान किसानों का कितना हुआ है इसका आकलन किया जाए। हालांकि माना जा रहा है कि लाखों का नुकसान किसानों का हुआ है। खड़ी फसल थी जो कि अब कटाई के लिए तैयार थी, कई जगह फसल कट भी चुकी थी और ऐसे में बारिश का होना, ओलावृष्टि होना, ये सीधे तौर पर नुकसान फसलों का हुआ है, किसानों का हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा होंगे टीएमसी में शामिल। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पहुंचे यशवंत सिन्हा और अब टीएमसी में शामिल होंगे यशवंत सिन्हा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जो कि अब टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पहुंचे यशवंत सिन्हा। हालांकि अब तक जो पश्चिम बंगाल की राजनीति नजर आ रही थी उसमें टीएमसी से चाहे वो मौजूदा विधायक हो या बड़ा चेहरा हो, कोई भी वो बीजेपी में मूव करता नजर आ रहा था, बीजेपी में शामिल हो रहा था। लेकिन अब ये एक बड़ा चेहरा यशवंत सिन्हा का, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा, जिन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। टीएमसी दफ्तर में पहुंचे यशवंत सिन्हा। कोलकाता में उनकी मौजूदगी है, टीएमसी दफ्तर में मौजूद है यशवंत सिन्हा। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। और चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।